हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 22nd फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल संडे आपने आई होप एंजॉय किया होगा ज़्यादा ही, तो थोड़ा सा आज पढ़ लें। आज सुनिएगा ज़रूर, लिखने से ज़्यादा सुनिएगा ज़रूर। लिख आप बाद में चाहे पॉज करके लीजिएगा, जैसे भी। आज सुनिएगा ज़रूर क्योंकि आज थोड़ा सा आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर ज़्यादा ज़रूरी है, या कुछ जीएस पार्ट से रिलेटेड है। तो देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 1 पे कोरोना के बारे में था, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको डेली की आदत है, न्यूज़पेपर वैसे भी पढ़ते हैं अगर आप, और पढ़ना भी चाहिए, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईपीएफ वगैरह ये कुछ रिलेटेड नहीं है हम लोगों के पेपर से। जो चाइना का भी आया हुआ है कि ये डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, हमने उनको पहले जाने दिया, और अपना इसका कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज मतलब अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपको ये जब सब आता है और आपको पढ़ने का मन करे, तो जो हमने चाइना के ऊपर जो हमारी 2-3 लेक्चर्स बने हैं कि क्या हमारी उनके साथ बाउंड्रीज हैं, क्या डिस्प्यूट है, क्या हमारे पुराने अकॉर्ड्स रहे हैं, उन्हीं लेक्चर्स को आप बार बार सुन सकते हैं, या उन्हीं के जो अपने नोट्स में है वो बार बार देख सकते हैं। उसके अलावा बार बार डेली का ये देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक एडिटोरियल पेज पे बजट के बारे में था कि स्टेट, पूल, डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन, ये सब आया हुआ था। लेफ्ट साइड पे जो छोटा सा आर्टिकल होता है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर जितना हमने निकालना था हम निचोड़ निकाल चुके हैं। रिगार्डिंग रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, हम ये फाइनेंस कमीशन वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एडिटोरियल पे था मार्स मिशन। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने उसमें से बनाया है। देखिए, उसमें उसने यही देखना है लाइफ है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं, जो अगर 2 बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये ज़रूरी है। तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर उसको पढ़ने का मन करे, तो आप जो हमने लेक्चर में नोट्स बनाया उसी को पढ़िएगा दोबारा दोबारा, और किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर एडिशनल होगा तो मैं बता दूंगा। एक एडिटोरियल पे था कि मनी बिल और ये जो राज्यसभा की पावर को लेके, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स वालों के लिए नहीं है, उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मेंस वालों के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स को लेके कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाए, या कुछ भी अगर ऐसा आता है, तो आप जो बेसिक्स में पढ़ेंगे ना कि क्या लोकसभा की पावर्स हैं, क्या पावर्स राज्यसभा की हैं, और लोकसभा वर्सेस राज्यसभा भी पढ़ते हैं हम कि कौन कौन से बिल्स किस किस से ज़रूरी हैं, उन्हीं को थोड़ा ब्रीफ में लिखिएगा। सुन लीजिएगा बात थोड़ी ध्यान से, उन्हीं को ब्रीफ करके। और न्यूज़ में से क्या निकलता है, जैसे हम निकालेंगे कि बिल जो पास किया इस मैनर में इन्होंने, मनी बिल बना के, तो ऐसे नहीं है सिर्फ आधार बिल। तो हमें ना उसमें क्या होता है कि कुछ बिल्स और जोड़ देने चाहिए। क्या खाली अगर आप आधार मेंशन करेंगे ना, वो सोचेगा यार ये छोटा छोटा पढ़ के आया है, ऊपर ऊपर के जो आर्टिकल्स होते हैं। तो थोड़ा सा जैसे कि अदर कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज भी जो इन्होंने मनी बिल करके पास किए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन ऑफ फॉरेन, ये जितनी भी मैंने लिखी हैं, तो ये आप लिख सकते हैं कि इनको भी मनी बिल का यूज़ करके हमने राज्यसभा को बाईपास किया। और फिर आप ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिखेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने तो आधार केस को अपहेल्ड किया, मतलब सपोर्ट किया। बट जो डिसेंटिंग जजमेंट थी, जो जज थे जिन्होंने डिसेंट किया था, उन्होंने कहा था इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप बोल्ड में मेंशन कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगेगा क्वेश्चन। आपने बेसिक जो लिखना है वो आपने जो पॉलिटी में पढ़ेंगे वो ही लिखना है। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, बिल्स वर्सेस बिल्स, ये ही लिखना है। बट ये थोड़े से आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं रिसेंट को लेके। मगर आप थोड़ा सा आप हिस्ट्री भी बता सकते हैं कि राज्यसभा ने ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा किया है। इसने कई बार रूलिंग पार्टीज को कई लीगल चेंजेस भी करने को वो करा है। जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आई थी, वो रिपील नहीं कर पाई थी जो जनता गवर्नमेंट आई थी 1977 में, क्योंकि कांग्रेस जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी राज्यसभा में। और इन लोगों ने अमेंडमेंट बिल को कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसको मनी बिल नहीं बना सकते। और जो राजीव गांधी गवर्नमेंट भी आई थी 64th अमेंडमेंट बिल पंचायती राज लाने के लिए, वो भी राज्यसभा में डिफीट हो गई थी, इवन देन जब वो हाईएस्ट मेजोरिटी थी उनकी लोकसभा में। तो ये आप कंपैरिजंस दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बेसिक ही लिखना है, या सिर्फ न्यूज़ की ही लिखनी है, या सारा न्यूज़ लिख देनी है। ऐसा नहीं होता क्वेश्चन में। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपने बेसिकली, जब क्वेश्चन में अगर लोकसभा वर्सेस राज्यसभा पावर्स आए, या राज्यसभा की पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आए, तो आपने जब अगर सिर्फ राज्यसभा की पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तब भी आपको उसको लोकसभा के साथ कंपेरिजन करना ही होगा। कई बार क्वेश्चन मरोड़ के देंगे, बट आपका वो लिखना ही वही है। कि अगर सपोज मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, अगर मैं राज्यसभा के बारे में पूछ रहा हूँ, देन इट इज़ मस्ट दैट यू कंपेयर राज्यसभा विद लोकसभा, क्योंकि अगर 2 हाउसेज हैं तो आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। बिल्स को कंपेयर करना ही पड़ेगा, बहुत ब्रीफ में। ये नहीं कि आप अपना क्वेश्चन आंसर बहुत लेंदी बना दें। उसके बाद आपको क्या होता है कि थोड़े से रीसेंट पॉइंट्स देने होते हैं, कि जैसे आधार बिल पास हुआ मनी बिल बना के, और सिर्फ आधार बिल नहीं, ये 3-4 बिल्स जो मैंने मेंशन किए, ये बिल्स पास हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रही। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये तो है नहीं कि सबके सब जजेस ने वही करी। जो जज डिसेंटिंग जज था उसने क्या कहा।
और हिस्टोरिकली क्या करा है राज्यसभा ने और लोकसभा ने। तो जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी मेंस की डायरी में। उसके बाद आपने सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि 4-5 पैराग्राफ्स आप लिखो बेसिक्स के, 1-2 पैराग्राफ्स लिखो आप जब कंक्लूजन में रिसेंट की जजमेंट्स के और रिसेंट के जो चल रहा है। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, बिलीव मी। उसके बाद एडिटोरियल पे था एक फाइट फॉर डिग्निटी जो विमेन को लेके था। ये पढ़िएगा ज़रूर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पढ़िएगा ज़रूर। ये वैसे बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अपने को पता चलना चाहिए क्या है क्या नहीं। और पेज 9 पे था डिफेंस लाइन ऑफ एग्रीमेंट विद मालदीव्स के साथ इंडियन ओशन रीजन का। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिफेंस लाइन ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। फिर इंटरनेशनल पेज पे था जो ये ब्लॉगर्स को डिटेन किया है बीजिंग में। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, वैसे मेंस में जब आप आंसर राइटिंग में होता है ना, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि नॉट जस्ट इन इंडिया ऐसे ऐसे डिटेन ब्लॉगर्स को, जब ये चाइना के बारे में उन्होंने लिखा कि उनको भी डिटेन किया गया। जब चाइना ने क्लेम किया ना कि हमारी भी 4 जिंदगियां गई हैं फौजियों की, तो उसके ऊपर ब्लॉगर्स ने जब उनके ऊपर क्वेश्चन किया तो उनको भी डिटेन किया गया। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेंस में आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, स्पोर्ट्स पेज पे अभी मैं एडिटोरियल और डिस्कस करूंगा, कुछ और पेजेस डिस्कस करूंगा, अभी बस पहले इस नोट को कंप्लीट कर लेते हैं, इस पेज को। फिर उसके बाद ना स्पोर्ट्स में था एक तो ग्रैंड स्लैम जब चलता है ना, तो वैसे तो आजकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एक बारी 2009 में मुझे याद है जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने कहा पता नहीं, यू नेवर नो विद यूपीएससी कब उनका दिमाग खिसक जाए। तो उन्होंने पूछ लिया था कि चारों ग्रैंड स्लैम्स दे दी, तो आपको पता ही कहाँ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विमिल्डन मतलब यूके और यूएसए। तो उनके ना कोड्स पूछ लिए थे तो 2009 में मतलब कंपेयर कर दिए थे कि जैसे चारों कंट्रीज एक साथ लिख दी थी और साथ में उनके कोड्स लिख दिए थे कि ये क्ले पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे और ये सिंथेटिक कोर्ट पे। तो कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम, हम कर नहीं पाए थे, कभी ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए मैंने आपको लिए बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रीन, मतलब ये भी हार्ड कोट ही है, बट ये हार्ड कोट जो है वो ग्रीन, जैसे आजकल वो एक्रेलिक के बना देते हैं ना, आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट टाइप, वैसे पे होता है ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच होता है क्ले कोट पे, विम्बलडन होता है ग्रास कोट पे और यूएसए होता है हार्ड कोट पे। तो ये आप ये बना सकते हैं नोट्स कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। उसके बाद एडिटोरियल पे जो एक ज़रूरी आर्टिकल था, ये आपके लिए मेंस के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये मेंस का थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि ये एजुकेशन पे लेके अगर ऐसे में लिखना है आपने, या कोरोना के पेंडेमिक के आउटकम्स लिखने हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं, या अपनी आंसर राइटिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये तो है नहीं कि आपको सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। ये कुछ पॉइंट्स बड़े अच्छे इसमें मेंशन हैं। ये है आर्टिकल द ब्लैंक पेजेस इन इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसमें आप या तो नोट्स बनाने से अच्छा ये है कि आप ये आर्टिकल जो है ना कट करके, और अगर आप ई लर्निंग कर रहे हैं तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे इसमें डिजिटल लर्निंग के वो बताएं हैं कि क्या इसके प्रॉज रहे हैं, कॉन्स रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस रही है ई लर्निंग को लेके, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स। उनमें क्या था कि अपार्ट फ्रॉम पुअर एक्सेस टू डिजिटल डेटा, उनको डिजिटल डेटा से पुअर एक्सेस था वो भी। दूसरा क्या था, जो चिल्ड्रन थे वो दे वर बर्डन विद हाउस होल्ड और फार्म वर्क, मतलब वो अपने घर के कामों में उनको लगा दिया गया था या फार्म्स के कामों में लगा दिया गया था। दूसरी उनकी वजह रही ई लर्निंग से वंचित रहने की, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास, ठीक है, और गर्ल्स स्पेशली। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि दे हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज। ज़्यादातर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो वल्नरेबल और अंडर प्रिविलेज सेक्शन को पड़ा है। अब उसके बाद आप ना थोड़ा सा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि आपको, क्योंकि बैलेंस्ड आंसर लिखना है। आप सीधा ही उनके अगेंस्ट लिखते रहेंगे तो वो ठीक नहीं रहता। आपको बैलेंस्ड आंसर लिखना है, थोड़ा प्रॉज लिखने हैं, कॉन्स लिखने हैं। ये ऐसे राइटिंग में बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये इस बार ऐसे में आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन के बारे में चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन डिफीट हुई है इस बार। तो आपको ये नहीं है कि आपने सिर्फ गलत लिखना है, थोड़ा बैलेंस्ड आंसर लिखना होता है। उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि कंक्लूजन कैसे लिखना है। इसमें बड़ा अच्छा कंक्लूजन भी दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या अपनी तरफ से बेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग मेथड्स को फोकस किया, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, वीडियो मैसेजेस कंटेंट दिए, ऑडियो कंटेंट दिए, रेडियो प्रोग्राम्स चलाए, टीवी प्रोग्राम्स चलाए, ताकि स्टूडेंट्स को एंगेज रखें। कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2020 में फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किए थे, ताकि लाइक दीक्षा पोर्टल, आप इसको थोड़ा बोल्ड करके लिख सकते हैं कि दीक्षा पोर्टल शुरू किया। और ई पाठशाला ऐप थी एनसीईआरटी की,
जो ट्रेनिंग दे रही थी फ्रॉम क्लास 1 to 12 और मल्टीपल लैंग्वेजेस में दे रही थी। उसके बाद आप स्वयं प्रभा बता सकते हैं। स्वयं प्रभा जो है 32 DTH, मतलब जो अपने जैसे टीवी देखते हैं उसमें चैनल्स आ रहे थे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स चला रहे थे, तो उसका इनिशिएटिव दे सकते हैं। तो बट उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि द इनिशिएटिव्स फेल टू टेक इनटू अकाउंट एक्सिस्टिंग डिवाइड्स, जो हमारे स्पेशल डिवाइस है, डिजिटल डिवाइड है, जेंडर डिवाइड्स हैं, क्लास डिवाइड्स हैं। तो रिसेंट आप यूनिसेफ की रिपोर्ट दे सकते हैं कि रिपोर्ट से पता चलेगा कि जो टेक्नोलॉजी हमारी अनइवन बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब रिमोट लर्निंग पे हम नहीं पहुंच पाए इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से भी। और उसमें फिर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन तो डिस्टर्ब हुई हुई, उससे ज़्यादा उनको ये डिस्टर्ब हुआ है कि जो बच्चे सीख चुके थे, पहले भी सीख चुके थे, वो उनको लग रहा है कि वो भी भूल जाएंगे अब। ठीक है? और जो ये डिसीजन है कि बोर्ड्स को एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना और ऑटोमेटिक प्रमोशन करना हायर क्लासेस में, उससे क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि फैमिलीज जो हैं जिनको कैश शॉर्टेजेस हुई, फूड की शॉर्टेजेस हुई, जिन्होंने नौकरी खो दी, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके 50% ही बच्चे कॉन्फिडेंट है कि वो स्कूल लौटेंगे। उनको लग रहा है अब हमें स्कूल नहीं, हमें तो काम धंधे पे बिठा दिया जाएगा। और उसमें आप लिख सकते हैं कि खाली एक स्कूल में पढ़ना इज़ नॉट अबाउट लर्निंग, सिर्फ सीखने नहीं जाते। उसके बाद दूसरी भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मिड डे मील स्कीम्स हैं, स्कूल के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स गर्ल चिल्ड्रन को जीत जाती हैं। तो वो बड़ी इफेक्ट हुई है इस वजह से, सिर्फ लर्निंग इफेक्ट नहीं हुई। जैसे आप लिख सकते हैं अपने एसेज में, या अगर कोई क्वेश्चन जीएस में आता है कि सिर्फ ई लर्निंग से कोई स्कूल्स में सिर्फ आप लर्निंग के लिए नहीं जाते हैं। देखिए कई बच्चे ऐसे हैं, अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो अच्छी बात है, कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं जाते, उनको मिड डे मील्स के में ये होता है लालच कि चलो मुझे खाने को मिल जाएगा, हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो वो हमारे पैसे काम में आ जाएंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि मैनी स्टेट्स जो है लैक्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो टीचर्स थे वो भी इतने इक्विप्ड नहीं थे कि वो पढ़ा सके प्रॉपरली, और टीचर्स को कंसल्ट भी नहीं किया गया था जो ये डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया। उसके बाद ये प्रीलिम्स वाले ये ना स्वयं प्रभा ज़रूर नोट कर लीजिए। स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा ये चैनल था, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था, बट ये था चैनल्स थे ये। ठीक है, चैनल थे ये, टीवी के चैनल्स थे जो एजुकेशनल चैनल्स। और उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो राजस्थान जैसी स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्ल चाइल्ड का पढ़ना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ओवरऑल लिटरेसी रेट देखा जाए तो लोएस्ट लिटरेसी रेट है अमंग द फीमेल्स इन राजस्थान, और सेकंड वर्स्ट है। तो थोड़े से एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। उसके बाद रीजंस फॉर द इनएबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सेस ऑनलाइन इन एजुकेशन क्या रहे। एक तो लैक ऑफ डिवाइसेस, लोगों पास मोबाइल ऐसे नहीं है कि हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल ही नहीं थे या कंप्यूटर ही नहीं थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, अगर थी तो बहुत ज़्यादा कम थी। आपने गुजरात का एक एग्जांपल सुना होगा, वो एक लड़के का आया था न्यूज़ में, हिंदी न्यूज़पेपर में आया था बेसिकली वो, कि वो उनके गांव में नहीं आता था इंटरनेट कनेक्शन, तो उसको बहुत दूर पहाड़ पे जाना पड़ता था, और जब वो दो दोस्त वहाँ जाते थे तो उनको वहाँ पे बल्कि शेर ने अटैक कर लिया था, तो उनमें से एक लड़का मर गया था। तो ये एग्जाम्पल्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें आपके क्वेश्चन को इतना अच्छा बना देती हैं। ये नहीं है कि आप हर एडिटोरियल पढ़ रहे हो। मैं आपको पढ़ के, मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट होगा आई एम रीडिंग इट, और अगर जैसे आज ये निकला इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंस, तो ये पॉइंट्स अगर आप रखेंगे ना, आई एम श्योर कि अगर आप आंसर लिखेंगे और खुद भी अगर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार इसको नंबर दो। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गर्ल एजुकेशन पे आएगा या सिर्फ एजुकेशन पे आएगा, अगर आपके पास कोरोना पे आता है तो ये नहीं है कि सारा का सारा यही आर्टिकल लिख देंगे आप। कोरोना पे आता है तो उसके एक इम्पैक्ट में एजुकेशन भी इम्पैक्ट हुई है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ इस पे वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एजुकेशन पे आता है पर्टिकुलरली, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं आप, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक तो लैक ऑफ डिवाइसेस है, और गर्ल्स की दे वर प्री ऑक्यूपाइड इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगर आप देखें, कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए जो एनजीओज़ ने ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स चला रही थी, वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या करा है, क्योंकि वो वैसे ही पुअर और बैकवर्ड सेगमेंट्स को कैटर करती थी, तो वो स्कूल्स जो हैं ऑनलाइन नहीं गए। उन्होंने बल्कि ये करा कि टीचर्स जो हैं वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के घर पे गई। दे ऑल्सो टॉट चिल्ड्रन स्मॉल ग्रुप्स, मतलब एक गाँव में गई तो वहाँ पे अगर उनके 5-6 बच्चे थे उनके क्लास में, तो उन 5-6 को इकट्ठे करके पढ़ा दिया। और फिर उसके बाद कह सकते हैं कि कंसेंसस नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस को अगर हम कंपेयर करें क्लास एजुकेशन से, ठीक है, दे हैव एक्सपोज्ड देखिए कि एक बहुत वाइड गैप है रिच और पुअर में और अर्बन और रूरल में।
अगर अर्बन रूरल पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये चीज़ बता सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर हमने इस बार एग्जांपल देखा है कि कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड है इंडिया के अंदर, तो उसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। ये नहीं है पर्टिकुलरली आप एजुकेशन में आएगा तो ही ये लिख सकते हैं, या गर्ल एम्पावरमेंट पे आएगा तभी आप लिख सकते हैं, या अगर आपके ऊपर गाँवों की सिचुएशन पे आएगा तभी आप लिख सकते हैं। आप ये रूरल अर्बन में ये हर चीज़ में आप मेंशन कर सकते हैं। कोरोना पे आएगा, ऐसे में तो बहुत अच्छा आपको ये टॉपिक मिल गया, आपको क्योंकि काफ़ी वर्ड्स लिखने होते हैं तो आप इसमें ये चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी आप लिख सकते हैं कि अब आप इसका कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कि आप लिख सकते हैं कि इंश्योर करना चाहिए था मिड डे मील स्कीम, आयरन फॉलिक टेबलेट्स, प्रोविजन ऑफ पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स गर्ल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए जाएं, जो भी एनरोल्ड हैं उनको प्रोवाइड कराए जाएं इवन व्हेन द स्कूल्स आर क्लोज्ड। ये चीज़ आप उसमें लिख सकते हैं कंक्लूजन में। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मास आउटरीच प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड विद सिविल सोसाइटीज़, ताकि उनको इंकरेज किया जाए बच्चों को कि री एनरोलमेंट कराएं। और रेमेडियल ट्यूशन्स आपको करनी चाहिए, काउंसलिंग्स आपको करानी चाहिए जो उनके पेरेंट्स को कन्विंस करे, बच्चों को कन्विंस करे। उसके बाद आपको उसके साथ साथ, अब से काउंसलिंग से तो कुछ नहीं होगा ना, काउंसलिंग में वो आएंगे, वो कहेंगे भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप्स टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र होना चाहिए, और एंटाइटलमेंट्स देनी चाहिए, कुछ और बेनिफिट्स दो जो, ताकि जो गरीब से गरीब बच्चे भी हैं वो भी आने को तब तैयार हो जाएं, उनके माँ बाप भेजने को तैयार हो जाएं। और इट इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट टू कंसिडर करना। आप ये मत लिखना कभी भी कि वी शुड डू दिस, क्योंकि कई बार आप देखिए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में डेटा क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं। तो अगर आप ये लिख देंगे ना कि नहीं वी शुड डू दिस, तो वो गलत लगता है। आपको लिखना चाहिए थोड़े से वर्ड्स, आपको यू हैव टू बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, ठीक है। आपको ये लिखना चाहिए वी शुड बी कंसिडरिंग, इट इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट टू कंसिडर मेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स फ्री, कि उनके लिए सेकेंडरी एजुकेशन भी फ्री करा जाए। बट आप देखिए, आप ऐसी सिचुएशन पे कि आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट के पास कितने फंड्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने को अगर हमें सेकेंडरी एजुकेशन फ्री कराया जाए तो कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे, और वो इतने पैसे हमारे पास है या नहीं, क्योंकि इतना इंडिया एक ऐसे फंड्स पे नहीं बैठा है कि वो कुछ भी कर सके, ठीक है ना। तो आप ये नहीं लिख सकते वी शुड डू दिस। कभी भी आप अगर आप आंसर भी देते हैं, कोई अगर आपके इंटरव्यू में पूछता है, तो यू शुड नेवर से कि वी शुड डू दिस। आपको करना चाहिए वी शुड कंसिडर। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक लिव इन मिल गया कि आपको पता नहीं है कि ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, मगर हम कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, कि अगर पैसा है तो हमें करना चाहिए, नहीं पैसा है तो कुछ और सोचेंगे। तो ये से ये फ़र्क पड़ जाता है, तो यही लाइन यूज़ कीजिएगा। और गिवन द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, वन एक्सपेक्ट्स द गवर्नमेंट टू कीप द बजटरी शेयर, आपको 6% ऑफ जीडीपी रखना चाहिए, ठीक है ना। ताकि, और इसमें लिख सकते हैं एस एम्फेसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी एम्फेसाइज किया था कि एजुकेशन का बजट जो है 6% ऑफ जीडीपी कर दो। करें ना करें वो अलग बात है, पॉइंट्स को आपने अच्छा रखना है, लिखना अच्छा है। तो जितना मैंने आपको बताया ना, आप अपनी मार्किंग के हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने जो बताया आप वो समझ भी गए होंगे, तो ये आप ये मार्क जो कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। दूसरा एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था, क्लीन एनर्जी पोस्ट कोविड-19, ये सेकंड एडिटोरियल पेज पे था। उसमें ना देखिए, आप ना ये दे सकते हैं कि शेपिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर इन एशिया एंड पैसिफिक रिलीज्ड, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रीन मोर रेजिलिएंट, इतना तो आपको भी याद नहीं रहेगा। आप लिख सकते हैं रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन मंडे, रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एस्केप करके याद कर सकते हैं, शोज दैट एनर्जी डिमांड रिडक्शंस हैव मेनली इम्पैक्टेड फॉसिल फ्यूल्स एंड डिप्रेस्ड ऑयल एंड गैस प्राइसेस, ठीक है। और renewable energy developments in countries across the region such as China and India continued at healthy pace throughout 2020। ये थोड़े से आप कोरोना के टाइम पे मेंशन कर सकते हैं, या अगर क्वेश्चन आता है एसेज में मेंशन कर सकते हैं, या आप अपने एनर्जी को लेके मेंशन कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी वर्सेस नॉन रिन्यूएबल जो है उसको लेके मेंशन कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बाय एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ SDGs वी मस्ट फोकस ऑन 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। तो उसमें क्या है कि अगर हम SDGs के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सफुली वो करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या है कि जो मोर वनरेबल टू सोसाइटीज़ में हमारे जो मोर वनरेबल हैं उनको हम पहले ही प्लेस पे बचा सकते थे। जैसे हम SDGs में हेल्थ के ऊपर बारे में बात है, डिसेंट वर्क, पॉवर्टी, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो इससे क्या, अगर हम इनको पहले ही अगर हम एड्रेस कर लें सिचुएशंस को, तो हमें जो ये कोरोना पेंडेमिक में जो सिचुएशंस आई हैं उनको हम काफ़ी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, बाय डायरेक्टिंग स्टिमुलस फंडिंग टू इन्वेस्टमेंट्स दैट सपोर्ट, ताकि हमें क्या करना चाहिए। सेकंड मेजर क्या है, फर्स्ट मेजर तो मैंने आपको ये बताया, सेकंड मेजर है कि हमें फंडिंग जो है ज़्यादा उस तरफ करनी चाहिए, उन इन्वेस्टमेंट्स पे जो हमारी सपोर्ट करती हैं SDGs को, ठीक है।
उसके बाद आप एविडेंस दे सकते हैं कि एविडेंस शोज दैट रेन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द सेम इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल, कि जितनी इन्वेस्टमेंट फॉसिल फ्यूल में आ रही है, अगर हम उतनी ही इन्वेस्टमेंट रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट में करते हैं तो वो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती है. दैट यू कैन पुट इन एग्जाम्पल. ओके, और ये आप प्रीलिम्स के वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर ये पॉइंट तो. और उसमें आप फिर मेंशन कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ क्लीन कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन को हम एम्पावर कर सकते हैं वहाँ के. और इन्वेस्टिंग इन लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज कैन क्रिएट अ बेसिस फॉर द एम्बिशियस क्लाइमेट प्लेजेस, ताकि हमारे जो क्लाइमेट प्लेज है पेरिस एग्रीमेंट के तहत 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग का, उसके अंदर भी हम प्लेज को अपना फुलफिल कर सकते हैं. ये अगर आपके पास एनर्जी को लेकर क्वेश्चन आता है, या कोरोना को लेकर क्वेश्चन आता है, या अगर आपके पास रेन्यूएबल वर्सेस नॉन रेन्यूएबल आता है, तो इसमें आप ये क्वेश्चंस के ये पॉइंट्स पुट आउट कर सकते हैं. जो लिखना है पहले बेसिक लिखना है, उसके बाद ये पुट आउट करना है आपने. ठीक है, or phasing out the use of coal from power generation portfolios and substituting it with renewables, ending fossil fuel subsidies, implementing carbon pricing are some steps. ठीक है, इसके स्टेप्स क्या लेने चाहिए अगर आपके ऊपर ग्रीन एनर्जी को लेके या क्लीन एनर्जी को लेके या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता हो, तो आप उस पर कंक्लूजन में क्या ले सकते हैं. कंक्लूजन में आप ये देख सकते हैं फेसिंग आउट द यूज ऑफ कोल फ्रॉम पावर जनरेशन और सब्सटीट्यूटिंग इट विद रेन्यूएबल्स, एंडिंग फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़, अगर कोई सब्सिडीज़ दी जा रही हैं तो कार्बन प्राइसिंग को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये पॉइंट्स आप क्या है कि कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, कुछ कंक्लूजन्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपके, इसको आप कोविड-19 के कंपैरिजन में भी कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि उस टाइम हमारी कितनी क्लीन हो गए थे हम लोग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो गई थी. उसमें आप अगर क्वेश्चन आता है तो उसके आप पहले आप लिखना चाहिए आपको व्हाट आर जीएचजी गैसेस, उसके बाद उसके इम्पैक्ट क्या है हेल्थ पे, फिर पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है, उसके बाद इस सिचुएशन में क्या हुआ, हमने रिसेंटली क्या देखा, तो उसमें रिसेंटली में आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. उससे पहले आपने सिर्फ बेसिक्स लिखने हैं. और कंक्लूजन में फिर ये लिख सकते हो आप जो मैंने बताया अभी आपको कि सब्सटीट्यूट कर दो, फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडीज एंड कर दो. तो ये चीज़ें ना आपके आंसर्स को बड़ा इंपैक्टफुल बना देती हैं, आपको एज लेके आएंगी ही आएंगी. उसके बाद एक पेज 9 पे था जिसमें वो हमारे मोदी जी दिख रहे हैं. मोदी जी कह रहे हैं कि भैया शक्ति अपनी ना दिखाओ थोड़ा सा. उसके में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें उन्होंने वन धन स्कीम बोली है, तो वन धन स्कीम देख लेते हैं. ये बेसिकली 2018 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेके आए थे ये. उन्होंने कहा था इसमें बेसिकली क्या काम का था कि इम्प्रूव करनी है हमने ट्राइबल इनकम. ठीक है, और वो कैसे होगी थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, उसके बाद इसको एम क्या किया था, उन डेवलपमेंट करनी उन ट्राइबल्स की जो कलेक्शन करते हैं माइनर फूड प्रोड्यूसर्स की, और ताकि उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, उनको प्रॉपरली ट्रेन कर सकें ताकि वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड जी सकें अपनी. और वन धन विकास केंद्र कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे ताकि वो उनको स्किल उनकी अपग्रेड कर सकें, कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, और प्राइमरीली और उनकी वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़ को प्रोसेस करने के लिए प्राइमरी सेंटर्स खोल सकें. और अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इतनी सिग्निफिकेंस क्यों दी जाती है, अब देखिए उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. ये मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है फॉर ट्राइबल्स लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज. ठीक है, कहते हैं 100 मिलियन 10 करोड़ फॉरेस्ट डिवेलर्स जो हैं, 10 करोड़ आदमी, सोचिए 10 करोड़ आदमी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं फूड, शेल्टर, मेडिसिन और कैश इनकम के ऊपर. और ट्राइबल्स जो हैं दे डिराइव 20 to 40% ऑफ द एनुअल इनकम फ्रॉम एमएफए. तो ये जब आप पॉइंट्स मेंशन करेंगे ना, आपके पॉइंट्स, या आप प्रीलिम्स वाले भी लिखिए ज़रूर, और पिछले वाले नहीं लिखे चाहे कोई बात नहीं, ये प्रीलिम्स वाले, और वो स्वयं प्रभा जो मैंने बताया था वो ज़रूर लिखेगा. कई बार पूछ सकते हैं व्हाट इज़ स्वयं प्रभा, कई बार पूछा जाता है ऐसी चीज़ें. तो और ये मेंस वाले आप अपने पॉइंट्स में लिखिए 20 to 40% ऑफ द एनुअल इनकम फ्रॉम एमएफपी. ठीक है, उसके बाद ये लिख सकते हैं कि ये वुमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है. अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है तो आप ये ट्राइबल से अटैच करके ये भी लिख सकते हैं. तो अपना थोड़ा सा क्वेश्चन तो डाइवर्स बनाया करिए. जब भी कोई क्वेश्चन आए उससे आपने क्या करना है, अगर चाहे आपके पास हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा ना, कभी भी कोई क्वेश्चन आए, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आता है, तो आपका आदत ये होनी चाहिए हिस्ट्री को पहले हिस्ट्री से जोड़ो, फिर उसका जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब देखने होते हैं. करंट पॉइंट ऑफ व्यू, उससे हम क्या अटैच कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आप जब करेंगे ना, आपके देखिए एक एक पैरा भी अगर आप सबको दे देंगे, उसके बाद कंक्लूजन. वर्ड्स की चिंता मत कीजिएगा, एक कुछ वर्ड ज़्यादा भी हो जाए या कुछ वर्ड्स कम भी हो जाए, प्रॉपरली प्रेजेंट, सीधा आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, इतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आप. 6 पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं आपने, 6 पैराग्राफ्स लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. उसका जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, उसके बाद इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, करंट सिनेरियो दे दो, कंक्लूजन दे दो.
उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर इतना अच्छा लगेगा, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी होगी और आप इन पॉइंट्स पे कुछ-कुछ लिख देंगे, बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं और कुछ करंट सिनेरियो लिख देंगे, चाहे आपने एक दिन के न्यूज़पेपर में से उठा के ही लिखे हों। ज़रूरी नहीं कि अपने सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ के हर करंट सिनेरियो लिखना है। एक करंट सिनेरियो भी लिख देंगे ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता। बाकी भगवान है देखिए, उसके बाद आप जैसे ये लिख सकते हैं, दिस एक्टिविटी हैज़ स्ट्रॉन्ग लिंकेज टू वुमेन्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, क्योंकि एमएफपी की ज़्यादातर जो कलेक्शन होती है और यूज्ड और सोल्ड करते हैं वो सारी वुमेन करती हैं, ठीक है। और एमएफपी सेक्टर हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट अबाउट 10 मिलियन वर्क डेज एनुअली इन द कंट्री। ये आप लिख सकते हैं, अगर सपोज नरेगा के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, जो जनबंध वो वनधन स्कीम आई हुई है उसमें हमने ऐसे किया है, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन का जो आंसर है ना, देख के वो कहेगा चेक करने वाला, भाई इसको नंबर दो। वो नहीं रोक सकता आपके नंबर, चाहे कितनी कोशिश कर लेगा, वो सोचेगा ना कि मैंने कहीं ना कहीं से नंबर काटने हैं, वो नहीं काट पाएगा, ठीक है। आई होप आज का आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छी तरह करिएगा, जितना बताया उतना करिएगा। आज का न्यूज़पेपर अगर उठाने का मन भी हो, 2 घंटे देने की जरूरत नहीं है। अगर 2 घंटे देने हैं तो जितना मैंने बताया सिर्फ उस पर 2 घंटे दीजिएगा आज, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत सफिशिएंट दिए मैंने आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा मुझे पता है, 2 आर्टिकल्स पूरे पूरे जो मैंने दिए हैं, ज़्यादा होगा बट बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी आंसर राइटिंग के लिए इस बार मेंस में। और प्रीलिम्स वाले हेलो, ये स्वयं प्रभा ज़रूर लिख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय। और थोड़ी भैया बेल्ट अपनी टाइट कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो अच्छी तरह।